हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेक्डोट स्टडी हब। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड बुक है, स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका जो चैप्टर सेकंड है, एक दल के प्रभुत्व का दौर, उसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यह जो वीडियो होगा पार्ट थर्ड होने वाला है। पार्ट टू और पार्ट वन हमने ऑलरेडी बना दिया है। यह जो वीडियो है सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड या अन्य किसी भी बोर्ड जहां उनके सिलेबस में एनसीईआरटी शामिल है, तो यह वीडियो उनके लिए लाभदायक होने वाला है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रश्न पूछना हो, कोई डाउट्स हो, तो आप हमें पर्सनली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या फिर आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और इस क्लास की जो प्रेजेंटेशन है आपको अनेक्डोट स्टडी आपके टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो आप इस चैनल से भी जुड़ना ना भूलें। जैसा कि हमने बताया, इस जो चैप्टर है इसका पार्ट वन और पार्ट टू हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया चैनल पे। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देखें, उसके बाद पार्ट थर्ड को देखिएगा। पार्ट थर्ड में हम सबसे पहले जानेंगे विपक्षी पार्टियों का उद्भव किस प्रकार हुआ। क्योंकि शुरू शुरू में तो एक ही पार्टी थी, कांग्रेस मजबूत पार्टी थी, लेकिन धीरे धीरे किस प्रकार विपक्षी पार्टी निकलते गए, नए नए पार्टी बनाते गए। पीआरआई क्या होता है उसे समझेंगे, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी, इन सभी पार्टियों के बारे में जानेंगे इस पार्ट थर्ड में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है विपक्षी पार्टियों का उद्भव, यानी जो विपक्षी पार्टियां थी उनका उद्भव किस प्रकार हुआ, वे किस प्रकार कंपटीशन में आए अन्य दलों के साथ। लिखता है, ऐसा नहीं था कि इस दौर में, यानी जब भारत आजाद हुआ था उस दौर में, ऐसा नहीं था कि इस दौर में भारत में विपक्षी पार्टियां नहीं थी। उस वक्त भारत में भी बहुविध और जीवंत विपक्षी पार्टियां थीं। ऐसा तो था ही नहीं कि एकदम से कोई पार्टी थी नहीं, लेकिन भले ही कमजोर पार्टियां थी लेकिन विपक्षी पार्टी के रूप में थी। आज की लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टियां, आज जितनी हम पार्टियां देखते हैं, तो आज की लगभग जितनी भी गैर कांग्रेसी पार्टियां हैं, उन सभी पार्टियों की जो जड़ें हैं 1950 के दशक की किसी न किसी एक विपक्षी पार्टियों में खोजी जा सकती हैं। यानी आज जितनी भी पार्टियां बनी हुई हैं, गैर कांग्रेसी पार्टियां जो कांग्रेस से सीधे सीधे नहीं जुड़े हुई हैं, वो 1950 के दशक तक जब भारत आजाद हुआ था उस दौरान उन्हीं पार्टियों से ये अलग होकर बने हैं। यानी ये जो पार्टियां थी उन्हीं पार्टियों में से अलग हुई हैं, उनसे टूट का शिकार हुई हैं। 1950 के दशक में इन सभी जो पार्टियां थी, इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा और विधानसभा में कहने भर को प्रतिनिधित्व मिल पाया। यानी ये पार्टी तो थी लेकिन ये बहुत ही कमजोर विपक्षी पार्टी के रूप में थी। इनको न लोकसभा में और न ही राज्यसभा में कहने भर को प्रतिनिधित्व मिला था, यानी नाम मात्र का सरकार, इनके पास सत्ता नहीं था, बस विपक्ष में कमजोर विपक्ष के रूप में थे। इन्होंने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और व्यवहारों को सुचिंतित आलोचना की। ये जो विपक्षी पार्टियां थी, इनको सत्ता में आने का कभी मौका नहीं मिला, तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर अमल किया और उनके व्यवहार बर्ताव को आलोचना की, सुचिंतित आलोचना किया। विपक्षी दलों ने शासक दल पर अंकुश भी बनाए रखा और कांग्रेस को मनचाहे ढंग से कार्य न करने दिया। स्वतंत्रता की जब घोषणा हो गई, स्वतंत्रता की उद्घोषणा के बाद अंतरिम सरकार ने देश का शासन संभाला था। हमने अंतरिम सरकार बताया था कि अंतरिम सरकार क्या होती है। जब भारत आजाद हुआ तो 1946 से लेकर 1952 तक, जब तक पहला आम चुनाव नहीं हो गया लोकसभा का, उस दौरान तक जो सरकारें चलाई गई थी वो अंतरिम सरकार कहलाता है। क्योंकि उसमें तो चुनाव हुए नहीं थे, तो चुनाव के माध्यम से वो चल नहीं रहा था, तो इसके अंतर्गत उसे अंतरिम सरकार की श्रेणी में रखा गया। तो इसी सरकार के अंतर्गत मंत्रिमंडल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो विपक्षी नेता की भूमिका अदा कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू अक्सर जो थे सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्रेम का इजहार करते थे। यानी उनको जो लगाव था, जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, उनका जो लगाव था सोशलिस्ट पार्टी के प्रति ज्यादा था। सोशलिस्ट पार्टी के जो अन्य महत्वपूर्ण नेता थे उनके प्रति उनका लगाव बहुत ज्यादा था। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया, जो शायद ही अब की राजनीति में ऐसा होता है। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे और सोशलिस्ट पार्टी के एक नेता थे जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण को भी कहा कि आप हमारे सरकार में आइए, सरकार मिलकर चलाते हैं, तो ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि शायद ही ऐसी राजनीति जो है अब नहीं होता। यानी अब कोई नेता कहेगा कि आप हमारे पार्टी में आइए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, नहीं। पहले निष्पक्ष रूप से सरकारें चलाई जाती थी, लोगों के मन में एक देश के प्रति सद्भावना थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब की जो राजनीति है वो पूरी तरह से गंदी हो चुकी है। ठीक है ना, तो अब की राजनीति में ऐसा नहीं होता है।
अपन अपने देश में लोकतांत्रिक राजनीति का पहला कदम अनूठा था। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय लोकतांत्रिक राजनीति थी वो एकदम एकदम अनूठा था। ऐनी क्यों था? अब हम देखेंगे पीआरआई। पीआरआई क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी का मेक्सिको में लगभग 60 सालों तक शासन रहा। यह जो पार्टी थी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ये मेक्सिको में थी और इन्होंने मेक्सिको में 60 वर्षों तक लगातार शासन किया। इस पार्टी की स्थापना 1929 में हुई थी और तब इसे नेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी कहा जाता था। ये जो पार्टी है वो 1929 में बनी थी और उस दौरान इसको नेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी कहा जाता था। मूल रूप से पीआरआई में राजनेता शामिल थे और सैनिक नेता, राजनेता और सैनिक नेता शामिल थे। मजदूर और किसान संगठन भी शामिल थे तथा अनेक जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, राजनीतिक दल थे, वो भी शामिल थे और अन्य जो संगठन थे जिनको फायदा था इससे, इस पार्टी से, तो सभी पार्टियां इसमें जुड़ी हुई थी अपने हित के लिए। पीआरआई के संस्थापकों की बात करें तो पीआरआई के संस्थापक प्लूटार्को इलियास कैलस थे। प्लूटार्को इलियास कैलस ने इस संगठन पर कब्जा किया, जो इसका संस्थापक था, और इसके संगठन पर कब्जा जमा लिया और इसके बाद नियमित रूप से होने वाले चुनाव में हर बार पीआरआई ही विजयी होती रही। यानी पीआरआई के जो संस्थापक थे प्लूटार्को इलियास कैलस, इन्होंने इस पे कब्जा जमा लिया पीआरआई पार्टी पे, और जब भी चुनाव होते तो वही जीतती, क्योंकि चुनाव में पूरी तरह से धांधली होता, पूरा जो दबदबा था, पूरा जो वर्चस्व था उसी इलियास कैलस के हाथों में चली गई और हर बार चुनाव में वही विजय होता रहा, जीतता रहा। बाकी पार्टियां बस नाम मात्र की रह गई थी। यह जो पार्टी थी पीआरआई, इसमें जो बाकी पार्टियां थी बस नाम मात्र की थी, उनको किसी भी प्रकार का सत्ता में आने का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि चुनाव में धांधली हो रहे थे। धांधली के माध्यम से गलत तरीके से वो चुनाव जीत रहा था इलियास कैलस। शासक दल ने अक्सर चुनाव में हेरफेर और धांधली की। पीआरआई के शासन को परिपूर्ण तानाशाही कहा जाता है। पीआरआई के शासन को क्या कहा जाता है? तो पीआरआई का जो शासन था 60 वर्षों तक मैक्सिको में, उसको परिपूर्ण तानाशाही कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आ सकते हैं आपके प्रश्न में। आखिरकार सन 2000 ईस्वी में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और राष्ट्रपति पद के चुनाव में यह जो व्यक्ति था हार गया। मेक्सिको अब एक पार्टी के दबदबे वाला देश नहीं रहा। अब जब चुनाव हार गया, राष्ट्रपति का चुनाव जो हो रहा था 2000 में, तो चुनाव हार गया। अब मेक्सिको में से एक पार्टी का जो शासन था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। एक पार्टी के दबदबे से यह बाहर निकल गया। बहरहाल अपने दबदबे के दौर में जिस दौरान पीआरआई ने शासन किया, तो उस दौर में पीआरआई ने बहुत से दांवपेच अपनाए थे और उनका लोकतंत्र की सेहत पर बुरा असर पड़ा, खराब असर पड़ा भी। सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो सोशलिस्ट पार्टी जो थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था और युवा नेता जो यंग लीडर थे, युवा नेताओं की टोली ने किया था, उनके एक ग्रुप ने इसका गठन किया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। यह नेता कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा परिवर्तनकारी और समतावादी बनाना चाहते थे। ये कांग्रेस पार्टी थी, उनको ज्यादा से ज्यादा परिवर्तनकारी और समतावादी बनाना चाहते थे, ताकि वहां जो काम हो, इस पार्टी के द्वारा जो काम किया जा रहा है देश हित में, वो अच्छा से किया जा सके, लोगों की भलाई के लिए किया जा सके। तो इसलिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था 1934 में। 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया। जी हाँ, कांग्रेस ने अपने संविधान में, एक तो संविधान होता है जो देश का संविधान है, हमारे भारत का संविधान है, लेकिन जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनका भी एक अपना अलग संविधान होता है। उसमें उसके टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहते हैं। तो कांग्रेस ने अपनी पार्टी के संविधान में कुछ चेंजेस किए, कुछ बदलाव किया, और यह बदलाव इसलिए किया गया था ताकि कांग्रेस के जो सदस्य थे दोहरी सदस्यता न धारण कर सके। यानी होता क्या था पहले कि कई नेता जो थे कांग्रेस में भी शामिल रहते थे और कई दूसरी पार्टी में भी शामिल रहते थे, तो इस तरह से वो अच्छे से कार्य ना कर सकते थे, अच्छी नीतियां नहीं बना सकते थे, उनको इस प्रकार समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो 1948 में हुआ कि कांग्रेस ने अपने इस संविधान में बदलाव किया, और हमने बताया कि बदलाव दोहरी सदस्यता को खारिज करने के लिए, हटाने के लिए किया गया था। इस वजह से कांग्रेस के सब समाजवादी नेता थे, समाजवादियों को मजबूरन 1948 में अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। अब कांग्रेस ने जब अपने संविधान में संशोधन कर दिया और यह खारिज कर दिया कि अब हमें दोहरी सदस्यता नहीं रखेंगे। दोहरी सदस्यता नहीं रखेंगे मतलब एक व्यक्ति, कोई भी नेता दो पार्टी में नहीं रख सकता है।
तो कई होता था क्या कि कुछ लोग तो कांग्रेस में भी जुड़े रहते थे और कुछ दूसरे पार्टी में भी जुड़े रहते थे। तो वो जो सिस्टम था 1948 में कांग्रेस ने खत्म कर दिया, और इस वजह से जो समाजवादी लोग थे, जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, वो उन्होंने नाराज हो गया। जब वो नाराज हो गए तो 1948 में अलग हो गए, और अलग होकर एक अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम रखा उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी चुनाव में कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, क्योंकि यह पार्टी नई नई बनी थी और लोगों का इस पे भरोसा नहीं था, लोगों के हित इससे जुड़े हुए नहीं थे। तो इस कारण लोगों ने इस पार्टी को वोट नहीं दिया और इसे चुनाव में खास कामयाबी भी हासिल नहीं मिल पाई। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में, राम मनोहर लोहिया जो थे उसके नेतृत्व में कुछ समाजवादी नेताओं ने कांग्रेस से अपनी दूरी बढ़ाई। यानी कुछ तो ऐसे थे जो कांग्रेस से अलग हो गए, अपनी दूरी को बढ़ा लिया, राम मनोहर लोहिया उसमें भी एक थे, और कांग्रेस की आलोचना किया। लेकिन कुछ अन्य समाजवादी थे, मसलन अशोक मेहता की बात करें तो अशोक मेहता ने कांग्रेस से हल्के फुल्के सहयोग की तरफदारी की। यानी राम मनोहर लोहिया ने और उसके जितने भी सहयोगी थे, उनके अंतर्गत जितने भी नेतृत्व कर रहे थे, वो सभी जो क्या थे, कांग्रेस से अलग हो गए। लेकिन कुछ तो ऐसे थे जो कांग्रेस से अलग नहीं हुए, कुछ अन्य जो समाजवादी नेता थे जैसे अशोक मेहता थे, तो इन ये पूरी तरह से कांग्रेस से अलग नहीं हुए, बल्कि हल्के फुल्के सहयोग करते रहे, उनकी तरफदारी उनके फ्लेवर में रहे। अब हम देखेंगे सोशलिस्ट पार्टी के कई टुकड़े हुए। सोशलिस्ट पार्टी जब बन गई 1948 में, अलग हो गई कांग्रेस पार्टी से, तो सोशलिस्ट पार्टी भी आगे जाकर जो था कई पार्टियों में विभाजित हो गया, ये कई पार्टियों में टूट गई। तो सोशलिस्ट पार्टी से किसान मजदूर प्रजा पार्टी बना, फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी, और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ये तीनों जो पार्टियां हैं सोशलिस्ट पार्टी से ही बनी है। और सोशलिस्ट पार्टी किससे बनी थी, तो कांग्रेस पार्टी से बनी थी। तो ये जो पार्टियां हैं आगे जाकर भविष्य में अलग अलग पार्टियों में बनती चली गई। अब समाजवादी पार्टी की बात कर रहे थे, तो इस समाजवादी पार्टी में समाजवादी दल के प्रमुख नेता फिर कौन थे, लीडर्स कौन थे, जो मेन मेन लीडर थे। तो इसमें सबसे पहले जयप्रकाश नारायण थे, और अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, एस एम जोशी, ये सभी जो थे समाजवादी नेता थे। समाजवादी दल के जो प्रमुख नेता थे ये सभी थे, मेन लीडर थे ये सब। मौजूदा हिंदुस्तान के कई दलों, और जैसे समाजवादी पार्टी की बात करें, अभी जो हिंदुस्तान हम देख रहे हैं उसमें कई दलों, जैसे कई पार्टियां थी, जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड और जनता दल सेक्युलर आदि पर सोशलिस्ट पार्टी की जो छाप है देखी जा सकती है। यानी जितनी भी आप पार्टियां देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी या फिर आरजेडी, फिर जनता दल यूनाइटेड या फिर जनता दल सेक्युलर, इन पे जो सोशलिस्ट पार्टी की छाप है, सोशलिस्ट पार्टी की जो विचारधारा है देखी जा सकती है, क्योंकि ये सभी पार्टियां हैं उसी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, उनकी विचारधारा से मेल खाती है। अगला जो टॉपिक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हमारा अगला टॉपिक है। लिखता है 1920 के दशक में भारत के विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी समूह यानी कम्युनिस्ट पार्टी उभरे। कब उभरे, तो 1920 के दशक में। यह रूस की बोल्शेविक क्रांति, एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूं क्योंकि जो फॉन्ट है वो भी व्हाइट है। तो जो 1920 के दशक में ये सभी उभरे, कम्युनिस्ट पार्टी उभरे, यह रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे। रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उससे ये सभी प्रेरित थे, और देश की समस्याओं यानी भारत की समस्याओं के समाधान के लिए साम्यवाद की राह अपनाने की तरफदारी कर रहे थे। ये जब एकजुट होते गए, जब ये निकलते गए, जब भारत में एक व्यापक स्तर पर उभर गए देश के विभिन्न हिस्सों में, इन्होंने साम्यवाद की राह अपनाने की बात कही। साम्यवाद मतलब क्या होता है, तो साम्यवाद एक विचारधारा है जिसके अंतर्गत समतामूलक यानी एक बराबर समाज, वर्ग विहीन समाज जिसमें किसी भी प्रकार का वर्ग ना हो, कोई भी जाति ना हो, उसके स्थापना पर बल देता है। और इसमें अधिकार की बात करें किए जाते हैं, न्याय की बात और समानता की बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो साम्यवाद की इसी को कहते हैं। तो साम्यवाद को अपनाने की राह पर ये तरफदारी कर रहे थे। इनका कहना था कि हम अपने समाज को, हम अपने देश को साम्यवाद की ओर ले जाएंगे। 1935 से साम्यवादियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर काम किया। यानी 1935 से हुआ क्या कि ये तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी में मिल गए और कांग्रेस पार्टी के सहयोग से कार्य करने लगे। कांग्रेस से साम्यवादी जो थे 1941 के दिसंबर में अलग भी हो गए। यानी 1935 से तो ये काम करना शुरू किए, लेकिन मात्र 6 वर्षों के बाद ये अलग हो गए 1941 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास आजादी के समय एक सुचारू पार्टी मशीनरी और समर्पित कॉडर मौजूद था। यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जब बन गई 1941 में,
जब अलग हो गई कांग्रेस पार्टी से, तो इनके पास एक सुचारू पार्टी थी, मशीनरी थे, अच्छे अच्छे लीडर्स थे, एक समर्पित कॉडर मौजूद था। आजादी के तुरंत बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विचार था कि 1947 में सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ है, जो सत्ता चल रही है, वह सच्ची आजादी नहीं है। यानी ये सच्ची आजादी नहीं है, ये सही तरीके से सत्ता नहीं चलाया जा रहा। इस विचारधारा के साथ पार्टी ने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया। यानी जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया। उन्होंने देश में हिंसा को भड़काने के लिए अलग अलग लोगों को क्षेत्रीय स्तर पे उकसाना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि जो 1947 में सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, जो सरकारें सत्ता चला रही हैं, वो ठीक नहीं है, वो सच्ची आजादी नहीं है, वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है। और इस विचारधारा के साथ क्या किया, तो तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया, हिंसा को उकसाने में मदद किया। साम्यवादी अपनी बात के पक्ष में जनता का समर्थन हासिल ना कर सके, और जो ये लोग थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वाले, तो इन्होंने जनता का समर्थन हासिल ना कर पाया। इन्होंने जनता की समस्याओं को अच्छे तरीके से नहीं सुलझा पाया, और इन्हें सशस्त्र सेनाओं द्वारा दबा दिया गया, और भारत की सेनाओं द्वारा इन्हें दबा दिया गया। इनकी जो सोच थी, जो हिंसक विद्रोह करा रहे थे, तो भारत की सेनाओं द्वारा, भारत की सशस्त्र सेनाओं द्वारा इन्हें दबा दिया गया। इनके जो विचारधारा थे उनको दबा दिया गया। मजबूरन इन्हें अपने पक्ष को लेकर पुनर्विचार करना पड़ा। इन्हें एक बार सोचना पड़ा, इनको पुनः विचार करना पड़ा कि हम सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं, हम गलत तरीके में जा रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। 1951 में साम्यवादी पार्टी ने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया और आने वाले आम चुनाव में भाग लेने का फैसला किया, क्योंकि 1952 में भारत का पहला लोकसभा चुनाव होने वाला था। तो इन्होंने जो हिंसक रास्ता अपनाया था लोगों को भड़काने का, वो रास्ता छोड़ने का निर्णय किया, डिसीजन ले लिया कि हम रास्ता ये हिंसक क्रांति नहीं लेंगे, बल्कि हम जो आने वाला चुनाव है उसमें भाग लेंगे, और हम सीधे जनता के प्रत्याशी बनेंगे, जनता के उम्मीदवार बनेंगे। पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटें जीती। जो पहला आम चुनाव हुआ 1952 में लोकसभा की, तो इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटें जीती, और वह सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी थी, क्योंकि विपक्ष में किसी भी पार्टी के पास 16 सीटें नहीं थी। इस पार्टी को समर्थन कहाँ कहाँ से मिला, तो ये जो पार्टी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसको आंध्र प्रदेश से समर्थन मिला, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल में मिला। यानी इन 4 राज्यों में, गिने चुने राज्यों में ही इस पार्टी को मात्र समर्थन मिल पाया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं की बात करें कि इसमें कौन कौन से मेन नेता शामिल थे, प्रमुख नेता, तो सबसे पहले ए के गोपालन, एस ए डांगे, EMS नमूद्रिपाद, यही व्यक्ति थे जो 1957 के चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव हुई थी, वहां केरल के मुख्यमंत्री बने थे, EMS नमूद्रिपाद। तो ये भी कहां से जुड़े हुए थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही नेता थे। PC जोशी, अजय घोष, P सुंदरैया, ये सभी जो व्यक्ति थे, मेन जो व्यक्ति थे, वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूट का शिकार हुई। यह भी पार्टी जो थी 1964 में टूट गई। सोवियत संघ की जो विचारधारा रख रहे थे, सोवियत संघ की विचारधारा को सही मानने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे। यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तो 1964 में टूट गई, लेकिन विचारधारा के आधार पर टूटी। जो लोग सोवियत संघ की विचारधारा से सहमत थे, जो सोवियत संघ की विचारधारा को सही मानते थे, वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में ही रहे, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। जबकि जो सोवियत संघ की विचारधारा से मेल नहीं खाते थे जिनकी राय, और जो सोवियत संघ के विरोध में राय रखते थे, तो उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी नाम से अलग दल बनाया, एक अलग पार्टी बनाया। तो यहाँ पे 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी टूट गई। एक तो सोवियत संघ की विचारधारा रखने वाले लोग कम्युनिस्ट पार्टी में ही शामिल रहे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में ही, और सोवियत संघ से अलग विचारधारा रखने वाले, उसके विरोध में विचारधारा रखने वाले, उन्होंने अपने अलग पार्टी बनाया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। अब हम देखेंगे अगला जो है टॉपिक, भारतीय जनसंघ। यह भी एक राजनीतिक पार्टी है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक लीडर थे, अध्यक्ष थे। 1950 के दशक में जनसंघ जो थी चुनावी राजनीति के हाशिए पर था। 1950 के दशक में क्या हुआ कि जो जनसंघ पार्टी थी वो चुनावी राजनीति के हाशिए पर था, यानी इनको कुछ खास अहमियत नहीं दिया गया उस दौरान। इस पार्टी को 1952 के चुनाव में लोकसभा की 3 सीटों पर सफलता मिली। 1957 के आम चुनाव में
इसने लोकसभा की 4 सीटें जीती थी 1957 का जब दूसरा आम चुनाव हुआ भारत में, तो इसने लोकसभा की 4 सीटें जीती, लेकिन 1952 के चुनाव में इसने 3 सीटें जीती थी। तो शुरुआती सालों में इस पार्टी को हिंदी भाषी राज्यों मसलन राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में समर्थन मिला। यानी शुरू शुरू में यह पार्टी जो थी हिंदी भाषी राज्यों में ही सफलता प्राप्त कर सकी, वहां के लोगों को अपना प्रभाव दिखा सके। जनसंघ के नेताओं में कौन थे? तो जनसंघ के जो प्रमुख नेता थे उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, दीनदयाल उपाध्याय थे और बलराज मधोक थे। ये तीनों जो थे, इन तीनों के नाम शामिल हैं। जनसंघ के प्रमुख नेता ये थे। भारतीय जनता पार्टी की जो जड़ें हैं, जो अभी वर्तमान में आप बीजेपी पार्टी देख रहे हैं, जिसकी अभी सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बने हुए हैं, तो नरेंद्र मोदी भी इसी पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो ये जो बीजेपी पार्टी है उसकी भी जड़ें जनसंघ में ही है, यानी जनसंघ की विचारधारा पे ये भी पार्टी आधारित है। जनसंघ जो है अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों के लिहाज से बाकी दलों से भिन्न है। यह जो जनसंघ पार्टी है अपने विचारधारा के आधार पर, अपने कार्यक्रमों के आधार पर दूसरे पार्टियों से एकदम अलग है। इसने एक नारा दिया था, एक विचार पर जोर दिया। उस विचार क्या है? एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र। तो जो भारतीय जनसंघ है, इन्होंने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया है, जोर दिया है। तो ये जो विचारधारा है, आपको शायद एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र का विचार किसने दिया है, किस पार्टी ने दिया है, तो भारतीय जनसंघ इसका सही उत्तर होगा। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। यह जो पार्टी थी भारतीय जनसंघ, इसका मानना था कि देश जो है यानी भारत, भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। यानी भारत जो है अपनी संस्कृति के आधार पे, परंपरा के आधार पे आधुनिक बन सकता है, टेक्नोलॉजी में आगे निकल सकता है, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है, विश्व गुरु बन सकता है। ऐसा विचारधारा था किसका? तो भारतीय जनसंघ पार्टी की। भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की भी बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान को एक कर दें, अगर हम सभी अखंड भारत बना लें तो कितना अच्छा होगा, हम दुनिया पे राज करेंगे, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा, हमारे एकता और संस्कृति अलग हो जाएगी। एकता और संस्कृति जब एक हो जाएगी तो हम अच्छे से कार्य कर पाएंगे। अखंड भारत बनाकर एक अपनी संस्कृति की छाप विश्व के दूसरे देशों पे दिखा सकेंगे। तो इन्होंने यही बात कहा, भारतीय जनसंघ ने, कि भारत और पाकिस्तान को अखंड भारत बनाने की बात कहा। अंग्रेजी को हटाया जाए, अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में यह पार्टी सबसे अग्रणी थी। यानी जब आंदोलन चल रहे थे कि अंग्रेजी को राजभाषा बनाया जाएगा, तो अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में यह पार्टी सबसे आगे थी और इन्होंने पुरजोर समर्थन किया था कि हिंदी को ही राजभाषा बनाया जाएगा। इसने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का विरोध भी किया। यह जो पार्टी थी भारतीय जनसंघ पार्टी, इन्होंने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक जो अल्पसंख्यक हैं उनको कोई विशेष रियायत नहीं देनी चाहिए। रियायत देने की बात का विरोध किया इस भारतीय जनसंघ पार्टी ने। तो कुछ बातें इन्होंने सही कही, कुछ बातें लोगों के हित में नहीं थी। ओवरऑल देखा जाए तो इसकी जो विचारधारा थी भारतीय जनता के हित में ही थी, भारतीय जनसंघ। जो अगला हमारा टॉपिक है स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी की बात करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि 1959 के अगस्त में स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में आई। यानी जो स्वतंत्र पार्टी का गठन किया गया 1959 में किया गया। यह जो पार्टी थी, इस पार्टी का नेतृत्व श्री राजगोपालचारी, के.एम. मुंशी, एन.जी. रंगा और मीनू मसानी, ये 4 व्यक्ति थे। श्री राजगोपालचारी, के.एम. मुंशी, एन.जी. रंगा और मीनू मसानी। इन पुराने कांग्रेस नेता कर रहे थे, ये सभी कांग्रेस के ही नेता थे, लेकिन ये अब अलग हो चुके थे कांग्रेस से। तो स्वतंत्र पार्टी का इन्होंने गठन किया 1959 में। स्वतंत्र पार्टी चाहती थी कि सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे। यानी जो सरकारें अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करती थी कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगेगी, यहाँ ये लगेगा, यहाँ ऐसे होगा, रेलवे ये वो, लाइसेंस लाइए तो ये लाइए, तो ये जो थी, ये जो बाधा थी, इनका कहना था स्वतंत्र पार्टी का कि अर्थव्यवस्था में सरकारें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही हैं, जो देश के लिए ठीक नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे। जो स्वतंत्र पार्टी था उसका मानना था कि समृद्धि सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जरिए आ सकती है। यानी अब भारत आगे तभी बढ़ेगा जब लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाएगी। यह पार्टी जो थी स्वतंत्र पार्टी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हित को ध्यान में रखकर किए जा रहे कराधान के भी खिलाफ थी। यानी इसमें
ये जो पार्टी था विरोध कर रही थी। किसका विरोध कर रही थी? तो जो आर्थिक रूप से कमजोर थे उनको विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा था और आगे डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। तो डेवलपमेंट करना ठीक है, लेकिन जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनकी बातों को भी तो रखा जाए, उनकी बातों को भी तो सुना जाए। तो ये जो बातें थी इनका ये विरोध कर रही थी, ये इस बात के खिलाफ थी, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दबा दिया जा रहा था और ऐसा ये नहीं चाह रहे थे। सबकी बात सुनी जाए, सबके भले के लिए काम हो, सबके भले के विकास हो, तभी तो आगे बढ़ेगा देश। ये पार्टी यही, इसकी विचारधारा जो थी स्वतंत्र पार्टी की यही थी। स्वतंत्र पार्टी कृषि में जमीन की हदबंदी, सहकारी खेती मतलब होता है सहकारी, एक सहकारी कोऑपरेटिव जो कृषि होती है, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, उसके तहत लोग मिल एक ग्रुपिंग के तहत खेती करते हैं। और खदान के व्यापार पर सरकारी नियंत्रण की विरोध थी। जो स्वतंत्र पार्टी थी उनका जो मानना था कि जमीन की हदबंदी, सहकारी खेती और खदान के जो व्यापार होते हैं उन पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, और सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, यही उनकी विचारधारा थी। यह जो पार्टी थी गुटनिरपेक्षता की नीति और सोवियत संघ से दोस्ताना रिश्ते कायम रखने को भी गलत मानते थे। स्वतंत्र पार्टी का कहना था कि हम गुटनिरपेक्ष नहीं रहेंगे, बल्कि हमें तो नाटो में या फिर सोवियत संघ किसी भी एक में शामिल हो जाना चाहिए। और ये जो पार्टी थी स्वतंत्र पार्टी सोवियत संघ से दोस्ताना रिश्ते रखने पर कायम रखने को भी गलत मानता था। यानी ये पूरी तरह से नाटो की तरफदारी कर रहा था, अमेरिका की तरफदारी कर रहा था स्वतंत्र पार्टी, क्योंकि यहाँ साफ साफ कहा है कि सोवियत संघ से दोस्ताना रिश्ते कायम रखने को गलत मानता था यह पार्टी, और गुटनिरपेक्षता में भी इसको गलत लग रहा था। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका से नजदीकी संबंध बनाने की वकालत भी की। यानी इन्होंने कहा, स्वतंत्र पार्टी की विचारधारा थी, इनका कहना था कि हमें भारत को अमेरिका से संबंध बेहतर बनाने चाहिए, हमें अमेरिका के पक्षधर होना चाहिए। स्वतंत्र पार्टी की तरफ मुख्य रूप से जमींदार थे। कौन थे? तो स्वतंत्र पार्टी की तरफ जो थे मुख्य रूप से जमींदार थे, जिनके पास बड़ी बड़ी प्लॉटें थी, जमीन थी, और राजा महाराजा शामिल हुए। इसमें तो स्वतंत्र पार्टी में उद्योगपति जो बिजनेसमैन थे और जो व्यवसायी वर्ग के लोग थे राष्ट्रीयकरण और लाइसेंस नीति के खिलाफ थे। क्योंकि लाइसेंस नीति में होता क्या था कि लोगों को, व्यापारियों को किसी दूसरे देश में या फिर भारत में ही एक कहीं अगर इंडस्ट्री लगाना है, कोई फैक्ट्री खड़ी करनी है, कंपनी लगानी है, तो उनको बहुत झंझट का सामना करना पड़ता था, बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। साल 2 साल तो उनको लाइसेंस लेने में ही लग जाते थे। तो इस प्रकार वो लाइसेंस नीति के खिलाफ थे। इन लोगों ने स्वतंत्र पार्टी का पुरजोर समर्थन किया। किसने समर्थन किया? तो वही जो व्यवसायी वर्ग थे, उद्योगपति थे। क्योंकि स्वतंत्र पार्टी भी यही कहती थी कि अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। और उद्योगपतियों और व्यवसायी वर्ग को यही चाहिए था ताकि वो अच्छे से व्यापार कर सके। तो इन लोगों ने इसी पार्टी का समर्थन किया, स्वतंत्र पार्टी का समर्थन दिया। इस पार्टी के पास सदस्य के रूप में समर्पित कॉडर की कमी थी और इस वजह से यह पार्टी अपना मजबूत संगठित नेटवर्क खड़ा नहीं कर पाई। इसको तो समर्थन किया, लेकिन इसके पास एक समर्पित कॉडर नहीं था, एक अच्छे मजबूत नेता नहीं थे जो लोकप्रिय हो। तो इस वजह से ये चुनाव में ज्यादा सफलता नहीं हासिल कर सके। तो इस प्रकार हमने सभी पार्टियां जितनी भी आपके चैप्टर्स में दिए गए थे, स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन सभी को हमने बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।